Hello everyone, very warm welcome on Career Madam. This is Nawaz and today I will discuss the topic of Indian civilization and culture written by Mahatma Gandhi. ब्रीफ में समझेंगे गांधी की ऑटोबायोग्राफी को और गांधी ने इस चैप्टर में क्या किया है, इस टॉपिक पे क्या किया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कंपैरिजन किया है किससे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। लेकिन हमें ब्रीफ में क्या जानना है, गांधी के बारे में जानना है और अलग से क्या करना है, अलग से क्वेश्चन आंसर को याद नहीं करना, ठीक है। कुछ पॉइंट पे फोकस कर लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी को समझते हैं। पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। एरा कौन सा था, ज़माना, एरा कहते हैं युग को। तो 1869 टू 1948, वो तो पता है। डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869 और 30 जनवरी 1948, ये तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। और क्या जानेंगे इसके बारे में, तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, गांधी के बारे में इसलिए भी नेसेसरी है, ज़रूरी है कि गांधी एक ब्रांड है और गांधी एक ऐसा ब्रांड है, सिर्फ इनकी जो रिलेवेंसी है वो यूनिवर्सल है, सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए, नेल्सन मंडेला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ये लोग गांधी से प्रभावित थे और प्रभावित नहीं थे बल्कि गांधी को फॉलो करते थे, ठीक है। और गांधी को प्यार से बापू भी कहते हैं, ठीक है। और वो पॉपुलर थे, बापू या फादर ऑफ द नेशन। जैसे आप देखें, नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का फादर कहा जाता है, गांधी को इंडिया का कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह और जगह पे मार्टिन लूथर भी गांधी से प्रभावित थे, ठीक है। और गांधी के बारे में आता है कि उन्होंने जो है अब यूज़ किया था, ही वॉज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियंस। गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो स्पिरिचुअल ज़्यादा थे और पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में हम बात करेंगे तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल कहते हैं स्पिरिट, रूहानी, आध्यात्मिक। लीडर ज़्यादा थे, लीडर मतलब होता नेता। लीडर के माने वैसे होते हैं कि जो किसी को लीड करे, जो नेतृत्व करे, या वैसे सिंपल मतलब अगर लीडर का हम जानेंगे तो लीडर का मतलब होता है जो अपनी बातों से किसी को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। जैसे अगर मेरी बात से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं तो मैं भी लीडर हो सकता हूँ, ठीक है। बट मुखिया जी मत बोल दीजिए, मुखिया जी क्या हाल चाल है। तो ये क्या थे, गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, पॉलिटिशियन कम थे। और जैसे आप देखेंगे गांधी जी चरखा चलाते थे और गांधी जी जब 1915 में 1915 में एंट्री हुई गांधी की, ठीक है, कहाँ, साउथ अफ्रीका से, तो वहाँ स्पिरिचुअल काम वो कराते थे। साबरमती आश्रम खोला था तो वहाँ भी बहुत सारा काम कराया था, स्पिरिचुअल काम ज़्यादा कराते थे वो, इसलिए उनको स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा कहते हैं। अगला सेंटेंस है कि ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। क्या मतलब हुआ इसका, कि उन्होंने यूज़ किया किसका, ट्रूथ का। कहीं कहीं पे आता है, गांधी ने कहा था ट्रूथ इज़ गॉड। आपने सुना होगा सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम, गांधी ने खुद कहा था ट्रूथ इज़ गॉड। ये नहीं कहा गॉड इज़ ट्रूथ, का ट्रूथ इज़ गॉड। और नॉन वायलेंस, और वो बिलीव करते थे, वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। और इसको चीफ वेपन, वेपन कहते हैं हथियार को, जिसके खिलाफ यूज़ किया था, किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। अब आपको लगेगा कि ये कौन सा हुआ कि नॉन वायलेंस नहीं किया उन्होंने और ये चीफ वेपन्स हो गया। तो आता है कि जब वो नमक सत्याग्रह वगैरह कर रहे थे तो गांधी ने ट्रेनिंग दिया था, मैंने आपको बताया था साबरमती आश्रम में ट्रेनिंग होता था, जो गांधी के फॉलोअर्स होते थे उनकी। तो वो मेन जो काम करते थे वो मतलब नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करते थे। और जब वो नमक सत्याग्रह किया था तो उसमें क्या किया था, गांधी जी ने हाथ नहीं उठाया था और गांधी जी के जो फॉलोअर थे उनको काफ़ी पिटाई वगैरह किया था अंग्रेज़ों ने। तो इसकी पूरी दुनिया में क्या हुई, आलोचना हुई। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश को कहीं ना कहीं बदनाम कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं। तो ब्रिटिश पे प्रेशर बनने लगा इंटरनेशनल कि आप क्या करो इंडिया में। और ये जो 1915 टू 1948 का जो एरा है, ज़माना है, वो कम्प्लीटली डोमिनेट किया है गांधी जी ने। चाहे 1950 में वो वापस आए कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, साबरमती आश्रम खोला। 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ कहाँ, लखनऊ में, राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था। तो 1970 में गांधी जी चंपारण आए। फिर यहाँ जो फार्मर्स की पिटेबल कंडीशन थी, दयनीय स्थिति थी, उनको देखा समझा। फिर टैक्स टैक्स एग्जम्पशन कराया था, यानी टैक्स कर माफ़ी कराया था, एग्रीगेशन कमेटी बनी थी गांधी का, उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद और भी देख लीजिए, नमक सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और बहुत सारे आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सब में गांधी जी कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। कहीं मेन रोल में थे, कहीं पीछे से थे। उसके खेरा सत्याग्रह देख लीजिए, सारा अहमदाबाद मिल हड़ताल देख लीजिए। गांधी को जो मारा वो नाथूराम विनायक गोडसे ने आता 30 जनवरी 1948 को, दिल्ली में शायद बिरला हाउस में मारा था। टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, शाम का 5:30 बजे का टाइम आसपास था। 3 गोली मारी थी नाथूराम विनायक गोडसे ने। और गांधी जी स्पिरिचुअल इसलिए थे कि मरते वक्त भी अंतिम शब्द जो उसके ज़बान से निकला, वो उसके मुंह से वो हे राम शब्द निकला। और इस चैप्टर में भी गांधी जी ने हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी बताया, उसकी ग्रेटनेस को बतलाया, ठीक है। और अपनी किताबों में भी लिखा है। और सत्य के साथ वो जो मेरे प्रयोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जिसमें अपनी आत्मकथा हो, ठीक है। तो अब वो गांधी जी खुद भी कह रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करें, किसके साथ करें, ट्रूथ के साथ करें, और ट्रूथ के पावर को बतलाया, ठीक है। और उसको चीफ वेपन के तौर पे बतलाया, नॉन वायलेंस को अपना उन्होंने ये बताया, चीफ वेपन से बतलाया, ठीक है। और दुनिया इसी वजह से उनकी दीवानी भी थी, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके उन्होंने किताब लिखा है। और सच्ची बात है कि उन्होंने उनका जो अपना जीवन काल है उसमें सच्चाई पे बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने किया, झूठ लगभग लगभग नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। बहुत सारी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने ये गलती की। और एक आर्टिकल वगैरह छपता था अखबार यंग इंडिया, तो उसमें कई आर्टिकल उनका पब्लिश होता था। कई मौके पर जो उन्होंने स्पीच दिया था, भाषण दिया था, तो वो आर्टिकल जो है वो भी यंग इंडिया में उनका छपता था, गांधी का। तो मैं ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सिविलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो सिविलाइजेशन को अगर बुक में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कहते हैं तो ये मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो हमारा ड्यूटीज़ है, मोरल क्वालिटी है, एक दूसरे के प्रति हमारा जो है स्नेह है, काम है, वो सिविलाइजेशन है। और एक गुजराती के वर्ड में अगर कह दें तो गुड कंडक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि गुड कंडक्ट को कौन था, किसके अर्थ में, तो गुजराती के अर्थ में। वैसे सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आप एक तरह से कहते हैं डेवलप करते हैं, एक सस्टेन करते हैं एक सोसाइटी को, कम्युनिटी को, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ जीते हैं तो उसको डेवलप्ड कहते हैं, सिविलाइज कहते हैं। और कल्चर क्या होता है कि कस्टम्स, आइडिया, जो रीति रिवाज है, आइडियाज़ है, बिलीफ सिस्टम है, आर्ट एंड कला है। जैसे आप देखिए आसाम का कला देखिए, कश्मीर का देखिए, कि गुजरात में देखिए अलग आर्ट है, अलग म्यूज़िक है, अलग डांस है, ठीक है। तो ये अलग अलग कल्चर है हमारे इंडिया का। तो इस चैप्टर में गांधी जी ने जो है वो सिविलाइजेशन पे फोकस किया, इंडियन सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस को बतलाया, सुपीरियर को बतलाया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ सुपीरियरिटी को बतलाया है। तो गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन की सुपीरियरिटी को बताया कि इसमें बिलीफ सिस्टम है, आर्ट एंड कल्चर इसका अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने एक सेंटेंस जो पहला यूज़ हुआ है और सवाल भी एग्जाम में आता है कि वो कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट बी बिटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इंडिया का सिविलाइजेशन ऐसा है, भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति ऐसी है कि पूरी दुनिया का इंसान मिलकर अगर इसको ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म नहीं कर सकता। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, ये हज़ारों साल पुराना है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। रोम ख़त्म हो गया, ग्रीस ख़त्म हो गया, जापान वो भी वेस्टर्न हो गया, चाइना के बारे में कह रहे कुछ कह नहीं सकते, फ़िरौन जो है वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। फ़िरौन के बारे में आता है कि वो एक किंग टाइप से कह सकते हैं उसको, रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट कहते हैं, वो था। तो कह रहे वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे अंदर जो बेचैनी सी आती है वेस्टर्न कल्चर को जो हमने फॉलो कर लिया, तो उसके बारे में वो कहते हैं, एग्ज़ाम में सवाल भी आता है। क्या कहते हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड, कि हमने नोटिस किया कि माइंड क्या है हमारा, रेस्टलेस बर्ड है, मतलब शांत नहीं रहता, ठीक है। जितना आप ज़्यादा इससे चाहेंगे वो उतना और ज़्यादा की डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि अपने मन को शांत किया, ठीक है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया, कहा वो चाहते तो डेवलप कर सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि अपनी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को कम करके जो है अपने आप को अपने आप में शांति ला रहे थे, ठीक है। गाँव देहात में रह के अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे थे, शहर को उससे भाग रहे थे। शहर में वेश्यावृत्ति होती है, शहर में क्राइम होता है, इसलिए भाग रहे थे, ठीक है। तो कहीं न कहीं उन्होंने कंपैरिज़न भी किया इंडियन सिविलाइजेशन को और कल्चर को, किससे, यूरोप के वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कल्चर से। वेस्टर्न में कौन-कौन आ जाएगा, यूरोप में यही अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह ये सब आ जाएगा। तो उन्होंने कहा इंडियन सिविलाइजेशन का जो पॉइंट्स है वो 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ, एग्ज़ाम में आप इसको डील कर लीजिए। तो यहाँ के सिविलाइजेशन में क्या मोरल क्वालिटी है, स्पिरिचुअल क्वालिटी है, रिलीजन क्वालिटी है, यानी यहाँ क्या नैतिकता है। लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, पाँव छूते हैं, आदर करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं। कोई आवश्यकता पड़े तो किसी को पानी पिला देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं। क्या ये मोरल क्वालिटी है, स्पिरिचुअल या अध्यात्म है, या ऋषि मुनि का देश है, यहाँ बहुत बड़े-बड़े ऋषि गुजरे हैं, ठीक है। ये हमारा रिलीजन है, हम रिलीजन को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा जो है हम पेड़-पौधों की पूजा करते हैं, वीमेंस की पूजा करते हैं, गॉडेस है, देवी-देवता है, हम इसकी पूजा करते हैं। अध्यात्म पे हमारा फोकस है। इसके अपोजिट में आप देख लीजिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देख लीजिए, तो मोरल के अपोजिट में क्या, इमोरल है। जैसे एंटोनिम होता है या अपोजिट वर्ड होता है, तो मोरल का अपोजिट क्या होगा, इम लगा दें, इमोरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे लाइक का अपोजिट का डिसलाइक हो जाए, डिस लगा देंगे। डिसिप्लिन का क्या हो जाए, इन लगा दें, इनडिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है।
तो वो अपोजिट वर्ड होता है इमोरलिटी का। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखिए तो वहाँ मटेरियलिज्म है, वहाँ गॉडलेस बिलीव है। मटेरियलिज्म मतलब वहाँ भौतिकवाद की पूजा है, पैसे की पूजा होती है, सब कुछ पैसा को सब कुछ मानते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वहाँ समझते हैं कि बस खाओ पियो ऐश करो यही लाइफ, यही सब कुछ है। गॉडलेस मतलब गॉड, जहाँ यहाँ रिलीजन है, गॉड को बिलीव है। और यूरोप में जाए तो वहाँ गॉडलेस बिलीव है, मतलब भगवान में विश्वास ही नहीं है और चाहते भी नहीं भगवान में विश्वास करना। फ्रांस वगैरह में जाए तो बहुत निगेटिव सेंस को लेते हैं रिलीजन को हटा के ही रखते हैं स्टेट से, और मतलब वो गॉडलेस बिलीफ सिस्टम है, वहाँ गॉड पे बिलीव ही नहीं है। इसके अलावा गांधी ने एक मैसेज दिया है कि आप क्या कीजिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसको सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग भी कहते हैं, मतलब सादा जीवन जिए और सोच आपका विचार कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। का इसके अपोजिट हमारा जीवन कैसा हो गया कि जो जीवन जो हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, शान शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमारी सोच क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या आएगा, जैसे पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है, तो गांधी ने लिखा है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या पूछेगा कि किसके बारे में, तो कंपैरिजन किससे किया, इंडियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से किया। ठीक है, सुपेरिटी को बतलाया, महानता को, किसके महानता को, भारत के कल्चर के महानता वगैरह को बतलाया। ठीक है, इसके अलावा जो मन की शांति वगैरह उस पर सवाल पूछेगा तो भी आप डील कर दीजिएगा। ठीक, और इसमें क्या है, मॉडर्न वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी कमी को क्या बताया कि मटेरियलिज्म, भौतिकवाद की पूजा करता है, तो वो उसको उस पर फोकस किया गांधी ने, और मैसेज दिया कि आप अपने सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को बचा के रखिए, ये सबसे बड़ी धरोहर और सबसे बड़ी संपत्ति होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए थैंक यू।